नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। खामेनेई को मारने का प्लान आखिर कैसे फेल हो गया? इस लाइन से आप लोग को लगेगा कि कुछ भी नया नहीं है, खामेनेई को मारने का प्लान तो फेल ही हो चुका है। लेकिन अब तक जो बात आई थी खामेनेई को मारने को लेकर के, ये सब अटकलबाजियां थी और ट्रंप द्वारा छोड़ा गया एक सुर्रा, कहते हैं ना, ट्रंप की बातों की विश्वसनीयता वैसे भी नहीं है। दिन में 5 बार अपनी ही बात बदलता है। तो ट्रंप ने कहा था कि इजराइल के टारगेट पर खामेनेई थे, लेकिन पहली बार इजराइल ने ये एक्सेप्ट किया है कि खामेनेई को मारने का हमारा प्लान था और खामेनेई को मारने का प्लान ये बोल करके इजराइल फंसा भी है। यानी इजराइल का मुख्य मकसद परमाणु कार्यक्रम नहीं था। इजराइल का मुख्य मकसद ईरान में तख्तापलट था, सरकार बदलना उसका मकसद था। आखिर फेल क्यों हुआ? कैसे बच गए खामेनेई? खामेनेई ने कैसे चकमा दे दिया इजराइल को, इजराइल की एजेंसी मोसाद? ये समझेंगे इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो रखेंगे। और दूसरा पहलू, इसके साथ साथ अब फिर क्या इजराइल युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्योंकि धमकी इजराइल की तरफ से ये दी जा रही है कि हम फिर से हमला करेंगे ईरान पर। इतनी बुरी तरह पिटने के बाद दोबारा ये धमकी देना, आखिर इसके पीछे कौन है? क्या ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं जो कि अमेरिका खेलता रहा है, या नेतन्याहू इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि उनके लिए इजराइल की पूर्ण बर्बादी ही उनके एग्जिस्टेंस का एकमात्र रास्ता बचा है? मतलब उनके अस्तित्व का रास्ता इजराइल की बर्बादी में ही है। इन दोनों पहलुओं में से क्या सच है, ये भी समझेंगे। जोड़िए आप हेमंत अत्री जी को फटाफट कंट्रोल। स्वागत है हेमंत भाई। सीधा पहले खबर दिखाते हैं और सवाल जवाब शुरू करते हैं। खबर लाइए जरा, खामेनेई को मारने वाली खबर लाइए स्क्रीन पर। देखिए, ईरानी सुप्रीम लीडर को मारना चाहता था इजराइल। इजराइल के रक्षा मंत्री कॉट्ज ने गुरुवार को कहा कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को खत्म करना चाहता था। कॉट्ज ने चैनल 13 के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि अगर खामेनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते। कॉट्ज ने कहा कि इजराइल खामेनेई को खत्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। कॉट्ज से जब पूछा गया कि क्या इजराइल ने अमेरिका से इसकी इजाजत मांगी थी, तो उन्होंने कहा हमें इन चीजों के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये भी लाइन ध्यान रखिएगा अभी चर्चा में। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने दोहराया है कि 22 जून को उसके हमले से ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए हैं। और फिर आगे वही राग कि पेंटागन ने वीडियो इसका एक दिखाया है, वीडियो के जरिए समझाया है कि कैसे तबाही आई। हटा दीजिए इसको। इससे महत्वपूर्ण है खबर बताने से, खबर हिंदी में थी इसलिए हमने बताया। हम सीधे आपको वीडियो बयान सुनवाते हैं। जरा कंट्रोल रूम प्ले कर दीजिए। לכן בעצם אנחנו סיכלנו את תוכנית הגרעין האיראנית. עכשיו, כדי שזה לא יחזור, וראש הממשלה ואני הטלנו על צה"ל להכין תוכנית אכיפה ברורה שאומרת, ישראל לא תאפשר לאיראן לחזור ולנסות לקדם תוכנית גרעינית או תוכנית טילים שמאיימים על ישראל, ולצורך התוכנית הזאת. इसका मोटिव था कि हम खबरें जो दिखाते हैं ये हवा हवाई जैसे होता है ना, हम बार बार ये बातें अपने शो में कहते हैं कि बिना जब तक खबर ठोस नहीं आती तो सिर्फ इसलिए कि खबर है या खबर बना करके दिखा दे व्यूज के लिए, ये मकसद नहीं होता, इसलिए दिखाया। ये भाषा न मेरे पल्ले पड़ा है ना हेमंत भाई के पल्ले पड़ा है। हो सकता है कुछ दर्शक जो इजराइल में या वहां उस इलाके में देख रहे हो तो वो समझ पाए, लेकिन इसीलिए हमने पहले हिंदी में खबर बताई थी। हेमंत भाई, खामनेई को मारने की प्लानिंग, इजराइल नॉर्मली ऐसे अपने साजिशों में नाकाम होता नहीं रहा है। हमास के चीफ को ईरान में ही मारा, ईरान के बड़े बड़े कमांडर्स को, वैज्ञानिकों को वहीं पर एलिमिनेट कर दिया। खामनेई में कैसे चूक गया, कहां पे चूक हुई है? आशीष जी नमस्कार, आपको और सारे दर्शक साथियों को भी।
देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम है ना, इसको बिटवीन द लाइन्स देखिए क्या है। 15 तारीख को इजराइल और अमेरिका की बातचीत हो रही थी न्यूक्लियर डील को लेकर के, लगातार बात, और लास्ट राउंड था वो, उसके अंदर किसी डील की तरफ बढ़ने का मामला था। और 13 तारीख को औचक तरीके से एकदम इजराइल ने ऐसा स्टेल्थ हमला किया एक तरीके से कि इजराइल ईरान आर्मी के कम से कम फर्स्ट राउंड के अंदर ही 16 आर्मी कमांडर मार दिए, 16, और करीब 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 14 जो परमाणु वैज्ञानिक वो इस पूरे 12 दिन के दौरान मार दिए, 12 14। उस सारे में खामनेई साहब कैसे बच गए, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस जो आपने वीडियो दिखाया, माफ कीजिएगा, इसमें वो जो इजराइल के रक्षा मंत्री है इजराइल काट्स, उसमें सबटाइटल वाला पार्ट कट गया गलती से, उसमें बाकायदा इंग्लिश सबटाइटल्स थे, और उसमें वो बता रहे हैं कि भाई हमें ईरान पर भरोसा नहीं है, अगर हमें जिस दिन भी शक हुआ हम ईरान पर दोबारा हमला कर देंगे। तो अगर सबटाइटल के साथ मैं रोक दूं तो दोबारा दिखाएंगे? ये कई बार ना थोड़ा सा नीचे ऊपर काटने छांटने में हमारी टीम भी वो करती है, तो सबटाइटल के साथ है तो दोबारा उसको तैयार रखिए आप लोग, दोबारा दिखाएंगे। तो उसमें सबटाइटल्स हैं इंग्लिश के, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर ईरान ने फिर कोई इस तरह की चीज की, हमें कुछ ऐसा लगा तो हम ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं, ये उसने कहा। और वो वाला वीडियो में उन्होंने काट्स नहीं कही वो बात भी कि खामनेई को हमने टारगेट करने की सोची थी, लेकिन वो बच गए, और इस तरीके से सारी की सारी बातचीत जो आपने भी दिखाया। बेसिकली क्या है कि प्लान पूरा था, और खामनेई उस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। जैसे ही ईरान के ऊपर हमला होने लगा, और जिस तरीके का हमला हुआ, जो आर्मी कमांडर्स के ऊपर हमला हुआ, वो इमीडिएटली जो है नॉर्दर्न तेहरान में ना, नॉर्थ ईस्ट तेहरान, उसमें एक जगह है लेविजान, वो उनका सुरक्षित बंकर है वहां पर, और उसकी एक्सेस जो टॉप कमांडर्स हैं ईरानियन उसका आर्मी के, उनको भी जानकारी नहीं है। और जो टॉप मोस्ट के जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं 2-3, केवल उनके साथ वो चले गए, और अपना जो भी कम्युनिकेशन होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू ईरान और इजराइल उनको ट्रैक करता, वो सारे का सारा उन्होंने बंद कर दिया कुछ दिन के लिए। इस तरीके से बचे। ऐसा नहीं कि इजराइल ने कोई रहमो करम पे उनको छोड़ दिया हो, बिल्कुल नहीं। जब वो 20 कमांडर्स को मार सकते हैं, जब 14 साइंटिस्ट को मार सकते हैं, तो खामनेई से उनका कोई लव लॉस नहीं था, और उनको भी ये पता था कि पूरे ईरान को हम खत्म नहीं कर सकते। तो बेसिकली उनकी वो चूक हुई है, और उस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार किया है अप्रत्यक्ष तौर पर, और एक तरीके से खामनेई को डराने की भी कोशिश है ये कि आप ठीक रहिए, वरना हम ये चीज कर सकते हैं। तो आपको बताने की जरूरत नहीं, खामनेई को पहले ही पता है कि ईरान क्या करने में सक्षम है और क्या नहीं, और उनकी मंशा क्या है। तो बेसिकली क्या है, ये जो इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, ये जो बयान दे रहे हैं, इसका बिटवीन दी लाइन समझिए आप क्या है। वो ये कहना चाह रहे हैं, जो काट्स हैं, कि इजराइल जो है अभी जो कुछ देश के अंदर चल रहा है, जो लोग उनसे नाराजगी है, उनसे है, नेतन्याहू से है, जो भी जिस तरीके का नुकसान हुआ है इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर, लोगों को जो असुविधा झेलनी पड़ी है, लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, तो उनको कहीं ना कहीं वो इस तरह के वही, देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम अपने एजेंडे पर हैं और आप सुरक्षित हैं। और इस पूरे दौरान में आप मानिएगा, इजराइल को कभी भी आप भरोसा नहीं कर सकते। पूरे मिडिल ईस्ट का ये पूरा तजुर्बा है कि इजराइल पे कभी आप भरोसा नहीं कर सकते, उनकी बातों पे कभी मत जाइएगा। आपने देखा किस तरीके से इन 12 दिनों के अंदर जो आयरन डोम था वो डैमेज हो गया, जो उसकी कैपेसिटी थी प्रोटेक्शन की, वो 60-62% पे आ गई 90% से, और उसी के कारण इजराइल ने उसका नुकसान किया। तो अब वो क्या करना चाह रहे हैं, तो आयरन जो डोम है उसको पूरे का पूरा रिपेयर करके, रिप्लेनिश करके, उस पूरे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको दोबारा एक तरीके से इन प्लेस करेंगे, पहली बार। और जो उनके आर्सेनल के अंदर जो हथियारों की कमी होगी है, गोला बारूद की कमी होगी है, वो अमेरिका की मदद से जितना जल्दी हो सके पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों चीजों के लिए वो सीज फायर पर तैयार हुए। और खामनेई को ये पता है कि अमेरिका जिस तरीके के हालात ट्रंप के, ट्रंप को कोई भी आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो उन्होंने एक तरीके से पीस डील के ऊपर सहमत होकर उन्होंने कहीं ना कहीं चीन और रशिया को भी इन्वॉल्व कर लिया इस पूरे खेल में। पहले जो ट्रायंगुलर गेम था ना, इजराइल, ईरान और अमेरिका, उसमें अब प्रोएक्टिवली ईरान के साथ अब चाइना भी आ गया है और रशिया भी आ गया है। और वो चीज आपको दिखेगी, ईरान भी इस दौरान में अपने सारा हथियारों का जखीरा, गोला बारूद सारे अपने दोबारा से नई तरीके से करेगा, चाहे वो ईरान अपने रशिया से करे, चाहे चाइना से करे। और आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, जो अमेरिका के विदेश मंत्री है रूबियो, जब ये हार्मूज को बंद करने चले थे ईरान वाले, तो उन्होंने चाइना से बात की थी, अगर आपको ध्यान है तो उसका भी इसका मतलब चाइना उसमें डायरेक्ट एक पार्टी बन गया। उसके बाद ही ट्रंप ने कहा कि चाइना चाहे तो तेल ले सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं ईरान से, और हमें उम्मीद है कि हमसे भी खरीदेगा, वो अपना भी धंधा जमा रखेगा। और रशिया भी पार्टी बन गया इस पूरे खेल के अंदर।
तो अब ये जो 3 पक्षीय मामला था, अब ये 5 पक्षीय हो गया है, 3 डायरेक्ट और 2 इनडायरेक्टली। लेकिन चूंकि रूबियो ने चाइना से मदद मांगी थी, तो चाइना एक पार्टी हो गया है, वो अब आगे के लिए ईरान की मदद करने में डिप्लोमेटिकली भी अदरवाइज भी वो कोशिश कर सकता है। तो बेसिकली जो इजराइल काट्स, जो रक्षा मंत्री है इजराइल के, उन्होंने जो ये बात कही ना, उन्होंने अपने दर्शकों के लिए कही है, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए कही है, अपनी रशियन गैलरीज के लिए कही है कि आप चिंता मत करो, जरूरत पड़ी तो हम खामनेई को निपटा देंगे। ये बात क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि उनको पता है कि देश के अंदर जो कुछ हुआ, ईरान ने जो हमले किए, उससे लोग नाराज हैं। तो वो उनको कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को मरहम लगाने का काम कर रहे हैं, इस तरीके से कि चिंता मत कीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम ये भी कर देंगे। लेकिन उस बातचीत में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट लाइन, आपने भी अंडरलाइन की, वो बड़बोलापन भी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने इस प्लान पे, खामनेई को मारने के प्लान पे बात की थी क्या अमेरिका से, तो उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की बातों में बात करने की जरूरत नहीं होती। कल्पना कीजिए आप, कितना अहंकार और बड़बोलापन है। और ये सच्चाई भी है। कुछ भी कह ले, ट्रंप को जो पॉलिसीज हैं वो डिक्टेट करने का काम नेतन्याहू और इजराइल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और देश, अमेरिका की जनता भी इस बात को समझ रही है कि हमने ट्रंप को चुना था और फैसले नेतन्याहू ले रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। तो इस पूरे घटनाक्रम से एक बात बड़ी साफ है कि कहीं ना कहीं इजराइल के अंदर बहुत भारी असंतोष है इस 12 दिन के युद्ध के परिणाम को लेकर। उसके लिए कभी नेतन्याहू लोगों के सामने दावे कर रहे हैं, कभी रक्षा मंत्री को उतारते हैं, कभी उनके आर्मी चीफ आ जाते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जो खामनेई को मारने का जो प्लान था 100% था। जब इतने आर्मी कमांडर मार दिए 30 के आसपास और 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए, तो खामनेई इनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन वो इनके काबू नहीं आए, ये उनको ट्रैक नहीं कर पाए। अगर ट्रैक करते तो ये 100% शुरुआत वहीं से करते। इनकी प्लानिंग भी यही थी आशीष भाई, कि 2 से 3 दिन में युद्ध खत्म करना है और इसको युद्ध में बदलने भी नहीं देना। अगर खामनेई इनके हत्थे चढ़ जाते तो फिर तो युद्ध हो गया था ना, फिर तो युद्ध में बचता ही क्या था। पहले ही दिन अगर आपने सुप्रीम लीडर को मार दिया, फिर कुछ नहीं बचता। तो अब जैसे इजराइल का जो इजराइल टाइम्स है, इजराइल एक्सप्रेस है, इजराइल सारी अखबार है, उनमें इस तरह की बात की जा रही कि नहीं, इजराइल ने थोड़ा संयम रखा। अगर वहां के अखबार पढ़ेंगे ना आप, तो उसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि इजराइल ने थोड़ा संयम रखा, वो न्यूक्लियर डील के लिए गुंजाइश छोड़ना चाह रहे थे। अबे नलायकों, अगर गुंजाइश छोड़नी तो 15 तारीख की बातचीत होने लेने देते, 13 को हमला करने की क्या जरूरत। तो इजराइल टाइम्स इस तरीके की बात करके बेसिकली जो भारत का डॉगी मीडिया करता है ना, या बंधक मीडिया, तो इजराइल में भी मीडिया का एक भाग, सारे नहीं, एक जो मीडिया का भाग है, वो जो नेतन्याहू से प्रभावित है, वो इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं कि हमने एक लाइफ दी है नेतन्याहू को, ताकि वो टेबल पर आकर बात कर सके, डील कर सके। वो बात तो कर ही रहे थे, 15 तारीख को बातचीत का अगला सिरा होना ही था। तो ये सब झूठ परोसा जा रहा है। वहां का जो लोगों के अंदर गुस्सा है, उसको कहीं ना कहीं उस पर मरहम लगाने के लिए इस तरह का प्रचार फैलाया जा रहा है। सच्चाई नहीं है। मैं फिर यही कह रहा हूं, अगर खामनेई सुरक्षित बंकर में नहीं जाते नॉर्थ ईस्ट ईरान के अंदर, तो उनका निपटारा भी तय था। और वो पहले से ही उस तरह की प्रोटेक्शन ले रहे थे, जिसके कारण वो बच गए। वरना इतने कमांडर, इतने साइंटिस्ट मारने के बाद इनके लिए खामनेई को मारना कोई मुश्किल काम नहीं था, अगर ये ट्रैक कर पाते तो। और उस बातचीत में जो उसने कहा, जो विदेश मंत्री उसने कहा ना, रक्षा मंत्री ने सैन्य कमांडरों से संपर्क तोड़ दिया था खामेनेई ने। इतना ही नहीं, वो संपर्क तोड़ने के अलावा जितना इलेक्ट्रॉनिक या ऐसे उपकरण है, सबका इस्तेमाल बंद कर दिया था। कोई ट्रैकिंग सिस्टम, सिग्नल, कुछ भी नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, कुछ नहीं। लेकिन इसके बावजूद 90% इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, उसको ईरान ने ध्वस्त कर दिया। 90%। आप सोचिए, ये युद्ध विराम, बार बार सीज फायर की बात होती है, क्यों हुआ है? सीज फायर इसलिए हुआ है, असली वजह समझिए, कि 90% इजराइल का डिफेंस सिस्टम कोलैप्स हो चुका था, गिड़गिड़ा रहे थे। जाकर के ट्रंप से कह रहे थे करवाओ। वो कतर फिर स्क्रिप्ट पे काम हुआ, कतर पर एक सिंबॉलिक कि कैसे हो, तो कतर पर एक बैलेंस हुआ कि चलो बराबर, फिर कतर की मीडिएशन में हो गया। खैर ये सब हम बता चुके हैं। आशीष भाई एक लाइन जोड़ूंगा मैं, जो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया ना इनडायरेक्टली, बड़बोला आदमी स्वीकार भी कर लेते हैं। तो उसने कहा कि हमारा दाव नहीं लगा, नहीं तो हम ये काम कर देते। ये काम हमारा दाव, वी कुड नॉट ट्रैक हिम। तो सीधी सी मतलब है, इजराइल की प्लान थी मारने की, खामनेई बच निकले समय रहते, और उनके जो आर्मी कमांडर्स थे वो उतने सजग नहीं निकले। वो तो यही मानते रहे, जो आर्मी कमांडर और वार्ताकार थे, कि 15 को मीटिंग है, 15 से पहले तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन खामनेई समझदार थे, उनको तजुर्बा है, इतनी लंबी उम्र है, तो वो इसलिए वो चुपचाप स्लिप हो गए वहां से, इसीलिए बच गए। और आर्मी कमांडरों को तो उनके घरों में मार दिया इजराइल ने, घरों के अंदर हिट किया, पॉइंट ब्लैंक हिट किया है। वो पिन पॉइंट टारगेट जो लोकेशन के साथ वो करते, वो किया, क्योंकि वो रिलेक्टेड थे
खामनेई को पता था कि अंदर खाने क्या चल रहा है, इसलिए वो बच गए। एक सुना देते हैं वो हम, क्योंकि जब है ट्रांसक्रिप्ट है तो सुनाना जरूरी है, दर्शक उससे नीचे पढ़ लेते हैं। जब सुनाइए, फिर इस पे हम फाइनल एक सवाल लेंगे और चर्चा खत्म करेंगे। לכן בעצם אנחנו סיכלנו את תוכנית הגרעין האיראנית. עכשיו, כדי שזה לא יחזור, וראש הממשלה ואני הטלנו על צה"ל להכין תוכנית אכיפה ברורה שאומרת, ישראל לא תאפשר לאיראן לחזור ולנסות לקדם תוכנית גרעינית או תוכנית טילים שמאיימים על ישראל, ולצורך התוכנית הזאת צריך להבטיח עליונות באוויר, את המשך העליונות האווירית, ונוודא. כלומר, מה, אם ישראל תזהה יכולות או שיקום יכולות בצד השני, רשאית לתקוף? חד וחלק. כמו שעושים בלבנון, אבל פי 100. יש צורך באישור ארצות הברית? לפעולה כזו? לא. יש הבדל בין הנשיא טראמפ, שבאותו יום של הפסקת האש היה חשוב לו, והסכמנו להסב 50 מטוסים, שהיו כבר מעל טהרן, והשארנו 2 לפגוע שם במכ"מים, לבין תהליך, אין לי שום ספק שגם הנשיא טראמפ רואה את זה באותו אופן. אתה אומר למעשה, מעתה ואילך, לישראל יהיה חופש פעולה מלא, ואנחנו הולכים ליישם פרקטיקות דומות כמו שאנחנו רואים בלבנון עזה. רק פי 100. ये आशीष जी ये कह रहे हैं कि अगर ईरान ने अब भी दोबारा से न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया या मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, जिससे इजराइल को नुकसान हो सकता है, जिससे इजराइल उसके खतरा पे हो सकता है, तो वो लेबनान और गजा पे जो हमला हुआ था उससे 100 गुना ताकतवर हमला करने के लिए तैयार है, कोट एंड कोट। ये कह रहे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि वो दिखाना जरूरी है। और ये पहले मैं सवाल जोड़ दूं, क्या जब 14 दिन भिड़े थे तो क्या पंडित जी ने मुहूर्त नहीं बताया था क्या? जो यादव ही यहूदी हैं वाले, पंडित जी से मुहूर्त पूछ लिए होते। नहीं, वो गलत नंबर डायल हो गया। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का रिटेलिएशन इफेक्टिवली आ जाएगा और तुम्हारी एयर डिफेंस और आयरन डोम इस तरीके से धोखा दे जाएगा बीच मझधार में। हकीकत ये, इसलिए इनको तैयार होना पड़ा। और 12 दिन के बाद जो सीज फायर हुआ, वही बात जो हम पहले दिन से कह रहे थे, अगर ये 5-4 दिन और चल जाता तो इजराइल को ढूंढते रह जाते आप। ऐसी स्थिति हो गई थी। वो देखिए वो कितना सिलेक्टिव टारगेटिंग कर रहे थे। एक दिन में उन्होंने 20-22 से ऊपर मिसाइलें नहीं मारी और फोकस करके मारी, किस एरिया में कहा क्या है। तो जब ये कह रहे हैं श्रीमान इजराइल काश साहब कि हम 100 गुना भारी हमला करेंगे, तो उनके पास तो मिसाइलों की दिक्कत नहीं है, उनके पास तो 20,000 से ऊपर मिसाइलें इजराइल ने स्वीकार की। तो उन्होंने तो अभी तक कुल 500-700 मिसाइलें यूज की हैं, उनके पास तो 19,500 बची हुई। तो ये बेसिकली खेल क्या है कि ये अपनी जनता जो पीड़ित है इस पूरे से, जो खुश नहीं है, जिसके अंदर रोष है कि हमें ये बता के ये दिखाया गया और हमारे साथ ये हुआ, उस सारे को एड्रेस करने के लिए। और एक प्लायबल मीडिया जो है ना, वहां भी एक बंद किस्म का मीडिया है, वो एक नैरेटिव फ्लोट कर रहा है ताकि नेतन्याहू रेलेवेंट बने रहे और अमेरिका का खेल जो है इसी तरीके से जाता रहे। इसके अलावा और कुछ नहीं है, यही सारा खेल है। इस दौरान में ये अपने हथियार, गोला बारूद सारा दोबारा रिप्लेनिश करेंगे। और जो इनकी बेसिक यूएसपी, इजराइल की बेसिक यूएसपी क्या है कि मिडिल ईस्ट को शांत नहीं रहने देना, चाहे कभी लेबनान में जाके करे, चाहे गजा में करे, उसको उबाल के रखना है। अब इनको एक नया ईरान मिल गया है, लेकिन एक चीज मान के चलिएगा, ईरान के साथ जब भी छेड़खानी करेंगे इनका हश्र यही होगा, हर बार इनको जवाब मिलेगा जब तक खाम नहीं। ये बात मान के चलिए। चलिए, ये चर्चा मुख्य जो विषय था, बिंदु था कि क्या फिर से इजराइल ऐसी गुस्ताखी कर सकता है कि दोबारा ईरान पर अटैक करे। हालांकि ये लगता तो नहीं है, लेकिन कई बार फिर एक जगह पर हम अभी भी आशंका छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें जो इस ईरान इजराइल युद्ध के दरमियान की हैं, हम हेमंत जी और भाऊ यही 3 लोग बैठ करके किए हैं। मतलब ये अपने गर्व के लिए कह सकते हैं कि बहुत सारे हमारे एनालिसिस, बहुत सारे दुरुस्त बिल्कुल हम थे, सही जगह पर थे, जिस ट्रैक पे हमने चर्चा की वही होता रहा। तो इसीलिए अभी भी एक जगह पर गुंजाइश छोड़ रहे हैं, नेतन्याहू की कुर्सी, अगर ये लगा कि अब नेतन्याहू जा रहा है, तो ये ऐसी लीडरशिप इस दौर में है, अलग अलग देशों में कई जगह बैठी है, जो अपनी कुर्सी के लिए अपने देश की संप्रभुता, जिस राष्ट्रवाद की आड़ में छिप करके कुर्सी कब्जाए हैं, उसी राष्ट्रवाद को चूल्हे में झोंक देते हैं। ये ऐसे सब खतरनाक टाइप के लीडरशिप अलग अलग जगहों पर है। तो नेतन्याहू अगर फंसे तो हो सकता है फिर से युद्धोन्माद में झोंक दे मिडिल ईस्ट को। नहीं तो अभी तो इजराइल के लिए अपना घर जितना चारों तरफ से फूटा है ना, दीवार से लेके दरो दीवार सब छटक गई हैं, अभी तो वही दुरुस्त करने का समय है। तो धमकियां
पर जो है आगे ईरान का क्या रुख है इन धमकियों पर, उस पर भी हम नजर रखे हुए हैं। अगर कुछ अपडेट होगा तो जरूर लेकर के आएंगे। फिलहाल में इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, धन्यवाद, नमस्कार।